नमस्कार साथियों, एपिकल एग्री एकेडमी से मैं मनोहर धाकड़ आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर के अंदर प्लांट साइंस के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है जिसका नाम होता है जेनेटिक्स या अनुवांशिकी। और जेनेटिक्स अनुवांशिकी के साथ में हम लोग प्लांट ब्रीडिंग इन दोनों चैप्टर को एक साथ पढ़ते हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट में जेनेटिक्स या अनुवांशिकी के बारे में पढ़ेंगे और इसको खत्म करने के बाद प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट करने वाले। दोस्तों, यहाँ पर जेनेटिक्स या अनुवांशिकी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम उसकी परिभाषा, कुछ वैज्ञानिक लोगों का योगदान और उसके बाद में अनुवांशिकी के अंदर किस प्रकार के जो शब्द है, कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उसका इस्तेमाल किस प्रकार से होता है, उनका मतलब क्या होता है, अभी हम फर्स्ट वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम पहले बात करेंगे कि जो जेनेटिक्स होता है, अनुवांशिकी होता है, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टडी ऑफ दी हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, यानी कि अगर हम विविधता और वंशानुगतिकी का अध्ययन करते हैं तो उसको अनुवांशिकी कहा जाता है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन या पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण, जो कैरेक्टर माता पिता से अपने संतान में चले जाते हैं या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर जो होते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो ट्रांसफर होते हैं, उन कैरेक्टर को हम लोग अनुवांशिक कैरेक्टर या जेनेटिक कैरेक्टर, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाले जो लक्षण होते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और जो वेरिएशन, जो विविधता आती है, उसका अध्ययन हम लोग यहाँ पर अनुवांशिकी में करते हैं। और यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक हैं, इनका योगदान जेनेटिक्स के अंदर क्या है आइए हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे डब्ल्यू बैटसन के बारे में। और यहाँ पर विलियम बैटसन जो है, ये इनके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अनुवांशिकी शब्द है, जेनेटिक्स जो टर्म है, ये टर्म किसने दिया था। तो हम कह सकते हैं कि टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू बैटसन। और साथ में ही बैटसन को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, यानी कि बैटसन इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ दी मॉडर्न जेनेटिक्स। तो आधुनिक जो अनुवांशिकी है, वर्तमान की आधुनिक अनुवांशिकी, मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर है वो डब्ल्यू बैटसन है। तो आपको दोस्तों बैटसन को दो कार्य के लिए याद करना है। एक तो इन्होंने अनुवांशिकी शब्द, जेनेटिक्स जो टर्म है, ये टर्म दिया था, और इन्होंने ये आधुनिक अनुवांशिकी या मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर भी कहलाते हैं। फिर हम बात करेंगे जी जे मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। और अनुवांशिकी जब भी हम बात करते हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम लिए बगैर अनुवांशिकी की हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा दोस्तों। तो ओवरऑल में जेनेटिक्स के जो फादर हैं, अनुवांशिकी के जो जनक हैं, ओवरऑल में वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, अनुवांशिकी के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में अगर बात आए, क्वेश्चन आता है, तो हमें ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम लेना है। लेकिन आधुनिक अनुवांशिकी या मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें तो आपको डब्ल्यू बैटसन का नाम ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे टी.एच. मॉर्गन के बारे में। और जो टी.एच. मॉर्गन साहब है, इनको प्रायोगिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, यानी कि टी.एच. मॉर्गन जो है वो फादर ऑफ दी एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, यानी कि जो प्रायोगिक अनुवांशिकी होती है उसके जनक कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ए गैरॉड के बारे में। और जो ए गैरॉड है दोस्तों, ये मानव अनुवांशिकी के जनक है, यानी कि फादर ऑफ दी ह्यूमन जेनेटिक्स। और आपकी परीक्षा में ये भी पूछा हुआ है कि ह्यूमन जेनेटिक्स, ये जो मानव अनुवांशिकी है, उसके जनक का नाम बताइए। आपको ए गैरॉड का नाम ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे जोहानसन के बारे में। और जोहानसन के बारे में परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो जीन शब्द होता है, वो जीन शब्द किसने दिया था। तो जीन के बाद में जीनोटाइप, फिनोटाइप और शुद्ध वंशक्रम। यहां पर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो जीनोटाइप को इंग्लिश में हम जीनोटाइप कह रहे हैं, हिंदी में इसको लक्षण प्ररूप कहते हैं। फिनोटाइप जो इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में दृश्य प्ररूप कहते हैं। और शुद्ध वंशक्रम को इंग्लिश में प्योर लाइन कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से प्योर लाइन यानी कि शुद्ध वंशक्रम, फिनोटाइप यानी कि दृश्य प्ररूप, जीनोटाइप यानी कि लक्षण प्ररूप, और जो जीन शब्द है, यह शब्द किसने दिया था। तो ये जोहानसन ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में पनेट की हम बात करेंगे। तो जो पनेट स्क्वायर, ये जो चेकर बोर्ड होता है, जहां पर संकरण करवा करके हम जब कैलकुलेशन करते हैं, अनुपात निकालते हैं, रेशो निकालते हैं, तब हम चेकर बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो पनेट स्क्वायर है, वैज्ञानिक पनेट ने दिया था। उसके बाद में वैज्ञानिक है कार्ल कोरेंस। और कार्ल कोरेंस का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज करी थी। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है, जिसको हम लोग अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, वो मेंडल के नियम का अपवाद है। तो वो एक प्रकार का एक्सेप्शन है मेंडल के लिए। तो यहाँ पर कोरेंस का नाम आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा था, इसको हम लोग अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। फिर यहाँ पर है डी व्रिस
कोरेंस और शेमार्क, और यहाँ पर अगर मैं इनके पूरे नाम लूँ तो ह्यूगो डिवरिस, कार्ल कोरेंस और एरिश वॉन शेमार्क, ये 3 वैज्ञानिक हैं दोस्तों। और इन 3 वैज्ञानिकों को इसलिए जाना जाता है कि इन्होंने मेंडल के सिद्धांतों की पुनः खोज करी थी। इन्हें कह सकते हैं कि द रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल्स लॉ, मेंडल के जो नियम थे उनकी रीडिस्कवरी, उनको डबल से खोजने का जो कार्य किया था वो इन 3 वैज्ञानिकों ने किया था। इन्हीं के कार्य के बाद ही मेंडल के नियमों को मान्यता मिली थी दोस्तों। इस प्रकार से ये कुछ वैज्ञानिक थे। आइए इसके अलावा कुछ और वैज्ञानिक हैं जिनका योगदान जेनेटिक्स के अंदर है, हम बात करेंगे। साथियों, आनुवंशिकी के अंदर और अन्य वैज्ञानिक की हम बात करें तो बारबारा मैकक्लिंटॉक, और इनका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों कि बारबारा मैकक्लिंटॉक ने छलांगी जीन या जंपिंग जीन की खोज करी थी। और इन्होंने ये जो खोज करी थी, जंपिंग जीन जो होते हैं जो अपनी स्थिति बदल लेते हैं, उसकी खोज इन्होंने मक्का में करी थी। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो छलांगी जीन होते हैं या जो जंपिंग जीन होते हैं उनकी खोज कौन से वैज्ञानिक ने करी थी, तो बारबारा मैकक्लिंटॉक ने करी थी। और इन्होंने यह खोज मे जिने की मक्का के अंदर की थी। उसके बाद हम बात करेंगे बीडल एवं टाटम के बारे में, और इन्होंने एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना दी थी जिसको हम लोग 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बीडल एवं टाटम का जो योगदान है वो भी याद रखना दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे वैज्ञानिक बेंजर ने, और वैज्ञानिक बेंजर ने सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रिकॉन, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था। जहाँ पर सिस्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटीन निर्माण की इकाई होती है, म्यूटॉन या डीएनए का वो खंड होता है जहां पर उत्परिवर्तन होता है, और रिकॉन जो होता है वो क्रॉसिंग ओवर के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इस प्रकार से प्रोटीन निर्माण के लिए सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन के लिए म्यूटॉन और जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के लिए रिकॉन, जो तीनों शब्द हैं ये वैज्ञानिक बेंजर के द्वारा इस्तेमाल में लाए गए थे। उसके बाद हम बात करेंगे लैंड स्टिनर की, और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। एबीओ ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम होता है ये सिस्टम इन्होंने बताया था, तो लैंड स्टिनर को ब्लड ग्रुप के लिए जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे वाटसन एवं क्रिक की, और इनका जो योगदान था बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों। इन्होंने डीएनए की संरचना और खास करके डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डीएनए का द्विकुंडलित जो मॉडल है वो मॉडल वाटसन और क्रिक ने प्रस्तावित किया था। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रासबर्गर की। स्ट्रासबर्गर ने क्रोमोसोम की खोज करी थी, द डिस्कवरी ऑफ द क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम को हम लोग गुणसूत्र भी कहते हैं। तो गुणसूत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक स्ट्रासबर्गर थे, लेकिन क्रोमोसोम का जो नाम है, द नेम ऑफ द क्रोमोसोम, ये नाम वाल्डेयर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था दोस्तों। इस प्रकार से ये कुछ वैज्ञानिक थे जिनका योगदान जेनेटिक्स के अंदर क्या है ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम बात करेंगे कि आनुवंशिकी के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर कुछ शब्दों का जो इस्तेमाल किया जाता है, कुछ जो टर्म होते हैं उन टर्म का मतलब क्या होता है। आइए अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर कुछ महत्वपूर्ण शब्द और टर्मिनोलॉजी क्या होती है। साथियों, जेनेटिक्स के अंदर कुछ शब्द जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं उनका मीनिंग क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कैरेक्टर, जिसको हम हिंदी में लक्षण कहते हैं। अब कैरेक्टर या लक्षण का मतलब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर, ये जो लक्षण होता है वो शारीरिक और कार्य की जो विशेषता होती है उसको हम लोग लक्षण या कैरेक्टर कह सकते हैं। और यहाँ पर शारीरिक और कार्य को हम इंग्लिश में बोलेंगे मार्फोलॉजिकल, और फिजियोलॉजिकल जो फीचर होता है उसको हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर कह सकते हैं। फिर हम बात करेंगे जीन की। तो जीन क्या होता है, एक्चुअल में जीन जो होता है दोस्तों वो वंशानुगत इकाई होती है, द यूनिट ऑफ द हेरिडिटी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण हमारे लेकर के जाते हैं उन छोटी छोटी इकाइयों को ही हम लोग जीन कहते हैं। इनको वंशानुगत इकाइयाँ या यूनिट ऑफ दी हेरिडिटी हम कह सकते हैं। फिर हम बात करेंगे एलिल्स क्या होती है या एलिलोमार्फ क्या होता है। दोस्तों एलिल्स के लिए हम बात करेंगे विपर्यायी लक्षणों का जो जोड़ा होता है, द पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो लक्षणों का जो विपर्यायी लक्षण जो होते हैं उनका जो जोड़ा होता है उसको हम लोग यहाँ पर एलिल्स कहते हैं। फिर हम बात करेंगे होमोजाइगस, जिसको हम हिंदी में समयुग्मज कहते हैं। होमोजाइगस क्या होता है या समयुग्मज क्या होता है। देखिए होमो का मतलब होता है एक जैसे, एक समान या आइडेंटिकल। तो यहाँ पर होमोजाइगस का मतलब होता है समान जीन या समान एलिल्स अगर उपस्थित होते हैं, यानी किसी जीव के अंदर समान एलिल समान जीन अगर उपस्थित है। यहाँ पर दोनों आर जो कैपिटल है या यहाँ पर दोनों आर जो स्मॉल है, तो यहाँ पर चूंकि दोनों आर एक जैसे हैं वहाँ पर भी एक जैसे, उसको हम लोग इस कंडीशन को होमोजाइगस अवस्था कहते हैं। और ये कंडीशन जिस जीव के अंदर होती है उसको हम लोग होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म या समयुग्मज जीव कह सकते हैं। और उसके विपरीत अगर हीट्रोजाइगस की हम बात करें तो हीट्रो में, हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि अलग अलग प्रकार के।
और यहाँ पर विषम युग्मज का मतलब होता है भिन्न भिन्न या अलग अलग या डिफरेंट टाइप के जीन और एलिल्स जब उपस्थित होते हैं तब हम उन अलग अलग प्रकार के एलिल्स को हेटेरोजाइगस या विषम युग्मज कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, तो यहाँ पर दोनों एलिल्स जो है वो अलग अलग है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, इसलिए इसको हम लोग हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। और ये कंडीशन जिस जीव के अंदर होती है उसको हम लोग हेटेरोजाइगस या विषम युग्मज जीव कह सकते हैं। फिर हम बात करेंगे फिनोटाइप क्या होता है। दोस्तों फिनोटाइप को हम यहाँ पर दृश्य प्ररूप कहते हैं, यानी कि जो दिखाई देता है, और यहाँ पर बाहरी लक्षण यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर यानी कि बाहर के जो गुण होते हैं, इन बाहरी गुणों को जो हम बाहर से साफ तौर पर देख सकते हैं, चाहे वो पौधे की ऊंचाई हो, पौधे की हाइट हो, कलर ऑफ द फ्लावर यानी कि पुष्प का कलर हो, या फलों का आकार शेप की हम बात कर ले, तो ये तमाम प्रकार के जो हमें बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं उन एक्सटर्नल कैरेक्टर को हम लोग फिनोटाइप कह सकते हैं। और अगर बात करें कि जीनोटाइप क्या होता है, दोस्तों जीनोटाइप जिसको कि लक्षण प्ररूप कहते हैं, तो बाहरी जितने भी लक्षण जो फिनोटाइप बाहर से जो दिखाई देते हैं वो एक्चुअल में आंतरिक जीनोटाइप की वजह से होती है। तो शरीर के अंदर जो जीनों का संयोजन होता है यानी कि द सम टोटल ऑफ द जीनों का जो योग होता है और जो आंतरिक गुण होता है उसको जीनोटाइप या लक्षण प्ररूप कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि फिनोटाइप जो होता है वो जीनोटाइप की वजह से ही फिनोटाइप जो है वो हमें दिखाई देता है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों हाइब्रिड विगर जिसको कि संकर ओज कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ओज का मतलब होता है ओजस्वी यानी कि गुणवान, सुपीरियर। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि संकर यानी कि जो F1 होता है जिसको हम लोग प्रोजिनी कहते हैं, इसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं, वो संकर या जो संतान होती है वो अगर अपने जनक यानी अपने पेरेंट्स से भी एक्सीलेंट यानी कि उत्कृष्ट है, तो हम यहाँ इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि सुपीरियरिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ओवर देयर पेरेंट्स, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो संतति है, जो संतान है, वो किसी भी लक्षण में अपने जनक से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसको हम लोग हाइब्रिड विगर या संकर ओज कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हाइब्रिड विगर हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन में दिखाई देता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हाइब्रिड विगर हमें देखना है तो हाइब्रिड विगर हमें कभी भी होमोजाइगस कंडीशन में दिखाई नहीं देगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही दिखाई देगा। तो हाइब्रिड विगर के लिए हेटेरोजाइगस में एक आर बड़ा और एक आर छोटा, यानी कि अगर अलग अलग जीन या अलग अलग एलिल्स हैं तभी हमें हाइब्रिड विगर या हाइब्रिड संकर ओज जो होता है वो दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा आपको कि हाइब्रिड विगर हमेशा हेटेरोजाइगस यानी कि दो अलग अलग एलिल्स होंगे तभी दिखाई देता है। फिर हम बात करेंगे डोमिनेंस या प्रभावी किसे कहते हैं। दोस्तों वैसे भी डोमिनेंस या प्रभावशाली का मतलब है जिसका प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि हम लोग जब क्रॉस करवाते हैं तो जो F1 यानी कि जो पहली पीढ़ी होती है, फर्स्ट जो जनरेशन होती है, उसमें जो कैरेक्टर दिखाई देते हैं, जो कैरेक्टर शो होते हैं, उनको हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। और यहाँ पर अगर F1 के अंदर जो कैरेक्टर दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग रेसेसिव या अप्रभावी कैरेक्टर कहते हैं। तो रेसेसिव का मतलब होता है कि F1 या प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन के अंदर ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर शो नहीं होता, कैरेक्टर जो लक्षण जो है वो उस F1 के अंदर प्रेजेंट तो है, मौजूद तो है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, उस कैरेक्टर को हम F2 यानी बाद वाली जनरेशन में हम देख पाते हैं। तो जो कैरेक्टर F1 यानी कि पहली पीढ़ी में दिखाई नहीं दे, हाइड हो जाता है, छिप जाता है, और बाद वाली पीढ़ी में वो एक्सप्रेस हो जाता है, दिखाई देता है, तो नहीं दिखने वाले कैरेक्टर को हम रेसेसिव या अप्रभावी गुण कहेंगे। और जो कैरेक्टर दिख जाएगा उसको हम डोमिनेंस या प्रभावी गुण कहेंगे। इनके ऊपर जब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। अब इसके अलावा कुछ और शब्द हैं जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद शब्दों की हम बात करें तो नेक्स्ट जो है उसमें हैप्लॉइड यानी कि अगुणित एक अवस्था होती है। और हैप्लॉइड कंडीशन या अगुणित अवस्था के बारे में हम कह सकते हैं कि वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि जब क्रोमोसोम का एक ही सिंगल सेट उपस्थित होता है उसको हम लोग हैप्लॉइड कंडीशन कह सकते हैं। और हैप्लॉइड या अगुणित अवस्था को हमेशा सिंगल एन से दर्शाया जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और आपकी परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हैप्लॉइड प्लांट जो होते हैं, हैप्लॉइड जो पौधे होते हैं, अगुणित जो पौधे होते हैं, वो उनके अंदर हम उनको किस प्रकार से लिखते हैं, उनको सिंगल एन के द्वारा लिखा जाता है। और हम किस प्रकार से हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि हैप्लॉइड प्लांट्स हमेशा एंथर कल्चर के द्वारा या ओवरी कल्चर के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर
हैप्लॉइड्स को हम लोग कह सकते हैं कि ये क्रोमोसोम का सिंगल सेट होता है और छोटे एन से इनको व्यक्त करते हैं, और परागकोश या एंथर कल्चर के द्वारा हम लोग हैप्लॉइड प्लांट्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। फिर होता है डिप्लॉइड। क्या होता है दोस्तों? डिप्लॉइड जो होता है वो हैप्लॉइड का जस्ट डबल होता है, इसको हम लोग द्विगुणित कहते हैं। यहाँ पर टू सेट ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ पर किसी भी कोशिका के अंदर एक सिंगल सेल में क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, इसको 2n के द्वारा दर्शाया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर कि पौधे के अंदर उसकी जड़, तना, पत्ती यानी कि रूट, स्टेम और लीफ यानी कि कंप्लीट जो इंटायर प्लांट के जो पार्ट्स हैं, पौधे के सारे जो भाग होते हैं उसमें डिप्लॉइड सेल होती है। लेकिन जो फ्लावर यानी कि जो पुष्प होता है, फ्लावर के अंदर हम एंथर की बात करें तो एंथर से हमें जो नई नई सेल मिलती है, परागकोश से जो नई नई सेल मिलती है, वहां पर हैप्लॉइड सेल होती है। तो पूरे पौधे में हमें डिप्लॉइड सेल मिलेगी, लेकिन फ्लावर के अंदर हमारे को, पुष्प के अंदर हैप्लॉइड सेल प्राप्त होती है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे गैमेट किसे कहते हैं, तो गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड या सेक्स सेल यानी कि जो लैंगिक कोशिका होती है, जो लैंगिक जनन में भाग लेती है, उसको हम लोग गैमेट कह सकते हैं। वो सिंगल एन वाले होते हैं दोस्तों। और जाइगोट क्या होता है, तो यहाँ पर जाइगोट जो बनता है वो गैमेट के फ्यूजन से या गैमेट के मिलने से ही जाइगोट बनता है। तो ये जाइगोट जो होता है दोस्तों वो डिप्लॉइड यानी कि 2n सेल होती है। और यहाँ पर यूनियन ऑफ दी 2 गैमेट्स, यानी जब 2 गैमेट, अब गैमेट कितने हैं? गैमेट सिंगल एन वाले होते हैं, और सिंगल एन वाले अगर 2 गैमेट आपस में मिल जाते हैं तब जाकर के एक जाइगोट का निर्माण होता है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे हाइब्रिड या संकर किसे कहते हैं। बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है, और हाइब्रिड के बारे में कहा गया है कि ऑफस्प्रिंग ऑफ दी 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और ये जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक रूप से असमान, आनुवांशिक रूप से भिन्न भिन्न जो जनक होते हैं उनकी संतान को हम लोग यहाँ पर ऑफस्प्रिंग, उसकी संतान को हम लोग संकर कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि एक जो इंडिविजुअल है उसमें दोनों आर बड़े हैं और एक दूसरा वाला जो है उसमें दोनों आर छोटे हैं। तो यहाँ पर एक आर जो है यहाँ पर वो कैपिटल वाले हैं और एक कंडीशन में दोनों स्मॉल वाले हैं, और ये आपस में चूंकि समान नहीं है तो इनसे जो संतान प्राप्त होगी उसको हम लोग हाइब्रिड कह सकते हैं। जो हाइब्रिड होता है वो असमान जो जनक होते हैं, आइडेंटिकल पेरेंट्स नहीं होना चाहिए, और अलग अलग पेरेंट्स के बीच का जो क्रॉस होता है उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। तो हाइब्रिड को ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा इसमें कंडीशन हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है। तो जो संकर होता है हाइब्रिड वो हमेशा हेटेरोजाइगस होता है, उसके अंदर एक बड़ा और एक छोटा, ये जो कंडीशन है ये हाइब्रिड में पाई जाती है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे जीनोम किसे कहते हैं। जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि किसी भी क्रोमोसोम का जो हैप्लॉइड सेट होता है यानी कि सिंगल एन, उसको हम लोग जीनोम भी कह सकते हैं। और अलग अलग प्लांट के जीनोम का सेट भी अलग अलग होता है, आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको। फिर टेस्ट क्रॉस जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, टेस्ट क्रॉस को हिंदी में परीक्षार्थ संकरण कहा जाता है। और टेस्ट क्रॉस एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आप समझ सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस जो होता है वो किसी भी संतान, ये जो है ना एक आर बड़ा और एक आर छोटा जो मैंने लिखा है, ये एक ऑफस्प्रिंग, एक प्रोजीनीय संतान है, और संतान का उसके रेसेसिव पेरेंट या अप्रभावी जनक के साथ जब हम संकरण करवा देते हैं उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो है ये संतान और उसके अप्रभावी जनक के बीच में संकरण करवाया जाता है, उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और बैक क्रॉस क्या होता है दोस्तों, बैक क्रॉस को पितृ संकरण भी कहते हैं और संकर पूर्वज संकरण भी कहा जाता है। और बैक क्रॉस की 2 कंडीशन है कि संतान को हम लोग किसी भी जनक, जनरली पेरेंट्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग कैपिटल से लिखते हैं और एक को हम स्मॉल से लिखते हैं। तो जब हम संतान को उसके किसी भी पेरेंट्स, आइदर पेरेंट, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रेसेसिव हो, दोनों में से किसी का भी जब क्रॉस करवा देते हैं तो बैक क्रॉस की 2 कंडीशन बनती है। एक में संतान को डोमिनेंट यानी कि प्रभावी जनक के साथ संकरण करवा दिया, एक में संतान का अप्रभावी या रेसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करवा दिया, तो बैक क्रॉस की कंडीशन दोस्तों 2 बनती है यहाँ पर। फिर हम बात करेंगे सेल्फिंग किसे कहते हैं। सेल्फिंग का मतलब होता है स्वपरागण करवा देना, यानी किसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है, पुष्प के जो पराग कण है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर सेल्फिंग का मतलब होता है कि पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम फ्लावर रीच टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि उसी पुष्प के परागकण है और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर वो चले जाते हैं, उसको हम लोग सेल्फिंग कहते हैं। और यहाँ पर
एमस्कुलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो एमस्कुलेशन को विपुंसन कहते हैं, और एमस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ दी एंथर, यानी कि किसी फ्लावर में से हम लोग पराग कोश को निकाल देते हैं। पराग कोश को जब निकाल देंगे तो उसको हम लोग विपुंसन कहते हैं। और ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा एमस्कुलेशन या विपुंसन करवा करके हम लोग हमेशा क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं। और क्रॉस पोलिनेशन यानी कि पर परागण को हम लोग बढ़ाते हैं। तो जब भी हमें क्रॉसिंग करवाना होती है, पर परागण करवाना होता है, तो हमें फिर फ्लावर के अंदर एमस्कुलेशन करवाना पड़ता है। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ बेसिक टर्म हम लोगों ने पढ़े हैं। अब हम बात करेंगे कि अनुवांशिकी के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे वो कौन कौन से जीव हैं, वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनका इस्तेमाल अनुवांशिक के अध्ययन में किया गया है। साथियों अभी हम बात करेंगे कि जो जेनेटिक्स सब्जेक्ट हम जो पढ़ने वाले हैं, इस जेनेटिक्स के अंदर, जेनेटिक्स स्टडी के अंदर जब इसका अध्ययन किया गया तो ऐसे कौन कौन से जीव हैं, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनका इस्तेमाल अनुवांशिकी के अध्ययन में प्रयोगशालाओं के अंदर सबसे अधिक किया गया। यहाँ पर मैंने 4 ऐसे जीवों के नाम लिखे हैं जिनका इस्तेमाल जेनेटिक स्टडी में सबसे ज़्यादा किया गया है, जिसमें से हम देखें तो पी यानी कि मटर का पौधा होता है, और जो मटर का पौधा है उसका नाम है गार्डन पी या उद्यान मटर, जिसको हम लोग पाइसम सटाइवम हार्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर मटर का इस्तेमाल किया गया है, और मटर कौन सी है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गार्डन पी या उद्यान मटर। और ग्रेगर जॉन मेंडल जो अनुवांशिकी जनक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने जिस पौधे के ऊपर कार्य किया था वो मटर का ही पौधा था। तो पौधों में एक तो मटर, उद्यान मटर के ऊपर कार्य किया गया, तो इसका इस्तेमाल किया गया। दूसरा पौधा है दोस्तों मक्का यानी कि मेज, और मक्का का अध्ययन अनुवांशिकी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पर जिस प्रकार से कीटों के अंदर, एनिमल की हम बात करें तो ड्रोसोफिला नाम की मक्खी का इस्तेमाल किया गया था। तो ड्रोसोफिला जो था इसका इस्तेमाल जूलॉजी के हिसाब से जंतुओं में सबसे अधिक इस्तेमाल मक्खी का किया गया, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला का इस्तेमाल किया गया था। और जिस प्रकार से एनिमल में, जंतुओं में ड्रोसोफिला का इस्तेमाल किया गया, उसी प्रकार से प्लांट के अंदर मक्का का इस्तेमाल किया गया। इसीलिए दोस्तों मक्का को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट कहा गया है। दोस्तों ये आपकी परीक्षा का बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किसे कहते हैं, या पौधों का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट जो है वो मेज यानी कि मक्का को कहा जाता है। और यहां पर मक्का को कई लोग CORN कॉर्न भी कहते हैं। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और मक्का को ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट क्यों कहते हैं, तो उसका कारण ये है दोस्तों कि जिस प्रकार से एनिमल में से ड्रोसोफिला का इस्तेमाल जेनेटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा किया गया, उसी प्रकार से प्लांट के अंदर मेज यानी मक्का का इस्तेमाल जेनेटिक्स की स्टडी में, अनुवांशिकी के अध्ययन में सबसे ज्यादा किया गया। तो एनिमल में यूज हुआ है ड्रोसोफिला का, और प्लांट में यूज हुआ है मेज यानी मक्का का, इसीलिए मक्का को प्लांट का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि न्यूरोस्पोरा, ये जो है दोस्तों ये कवक या फंगाई है, और इसका भी इस्तेमाल जेनेटिक्स के अंदर किया गया है। तो यहाँ पर ऐसे 4 मुख्य ऐसे जीव हैं, ऑर्गेनिज्म है जिनका इस्तेमाल जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा किया गया है, जिसमें से एक मटर है जिसको हम गार्डन पी कहते हैं, दूसरा मेज यानी कि मक्का है, तीसरा ड्रोसोफिला जो कि फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी होती है, और चौथा जो है वो न्यूरोस्पोरा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया के अंदर कौन से बैक्टीरिया का इस्तेमाल यहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर या अनुवांशिक अभियांत्रिकी में हुआ दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, एक तो ई कोलाई बैक्टीरिया है जिसको इस्चीरिया कोलाई भी कहते हैं हम, एक इसका इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम। तो अगर बैक्टीरिया का नाम अगर आपको पूछा जाता है तो ऐसे 2 बैक्टीरिया के नाम बताइए जिनका इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। तो ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम, इनका इस्तेमाल भी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले आपको इन 4 जीवों का नाम ध्यान रखना है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बैक्टीरिया में स्पेशली अगर पूछा है कि वो कौन कौन से बैक्टीरिया है जिनका इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर या अनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया गया है, तो ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम जो है इनका इस्तेमाल किया गया है। ये जो है दोस्तों ये हमारी आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में पाया जाता है। और ये जो है ये एक सोइल बैक्टीरिया यानी कि मिट्टी के अंदर पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनके सोर्सेस क्या है, हम इन बैक्टीरिया को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ई कोलाई है ये
बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और जो एग्रोबैक्टीरियम है ये सोइल यानी कि मिट्टी के अंदर पाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये कुछ जीव हैं जिनका इस्तेमाल जेनेटिक्स के अंदर सबसे अधिक किया गया है। अब हम बात करेंगे कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल यानी कि जो आनुवांशिकी के जनक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, जिन्होंने अपने प्रयोग जो थे वो एक ब्रून के मठ में, चर्च में, जब वो एक फादर की पोस्ट पे थे तो वहां पर उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए 8 वर्ष तक उन्होंने जो कार्य किया वो किस पौधे के ऊपर किया, तो उन्होंने अपना सारा कार्य गार्डन पी या उद्यान मटर के ऊपर किया था दोस्तों। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो इसके बाद का जो सेकंड पार्ट में आपको नेक्स्ट में पढ़ाने वाला हूं उसके अंदर हम बात करेंगे कि जो मेंडल है, मेंडल का जीवन परिचय क्या है, मेंडल ने कितने वर्षों तक कार्य किया है, उन्होंने जिस पौधे पे कार्य किया उसमें कितने लक्षणों का उन्होंने चुनाव किया था, और मेंडल क्यों सक्सेस हुए, मटर का ही उन्होंने इस्तेमाल क्यों किया, ऐसी तमाम जो बातें हैं तो मेंडल और उनके प्रयोग के ऊपर हम लोग सेकंड जो वीडियो है वो उपलब्ध कराने वाले दोस्तों। तो आज हमारा जेनेटिक्स के ऊपर ये पहला वीडियो था, फर्स्ट लेक्चर था हमारा, जिसमें हम लोगों ने साइंटिस्ट के बारे में और टर्मिनोलॉजी के बारे में और कुछ ऐसे जीवों के बारे में पढ़ा है जो आनुवंशिक में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।